पानी को लेके, गुणवत्ता को लेके आपने कभी सोचा या आपने कोई कार्य किया है? नर्मदा का पानी लगातार डिटेरियोरेट हो रहा है। पूरी नर्मदा के स्ट्रेच में कहीं भी ऐसा पानी नहीं जिस पानी को आप लेकर के सीधे पी लें, तो चाहे वो राजधानी का बड़ा तालाब हो, सब नदियों में मलमूत्र के बैक्टीरिया इसीलिए हैं क्योंकि मलमूत्र जा रहा है। इस छोटे से कार्य को आज तक सरकार नहीं कर पाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पर उन्होंने आया था वहाँ पर पानी में 48,000 कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए, मलमूत्र वाले। हाँ, बड़े तालाब के अंदर 10 से अधिक नाले मिल रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद भी या तो वो बंद है या फिर नाले मिल रहे हैं, आज तक उन्हीं का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। हाँ, और इतनी बड़ी संख्या में देखिए कि पेड़ कटते हैं और लोग चुप रहते हैं। 15 सालों में 6.5 लाख पेड़ भोपाल में काटे गए हैं। स्मार्ट सिटी के आधार पर 10,000 से पेड़ काटे गए। स्मार्ट सिटी योजना ही फेल कर दी गई, 10,000 पेड़ अलग से कट गए। ऐसा हो नहीं सकता कि पेड़ कटे हों और आपके स्वास्थ्य पर उसका निगेटिव इंपैक्ट न पड़े। 20 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm था, आज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 450 ppm हो गया है। लेकिन इंदौर के AQI में भी भारी पोल है, जैसे अभी पानी की पोल खुली है ना, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे हवा की बड़ी पोल खुलेगी। और स्वच्छता का जो सरकारी अवार्ड है ये तो बंद होना चाहिए। मतलब भोपाल की एक ही नदी है ना, उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी मैंने, याचिका लगाई। नदियों के साथ सिस्टम भी प्रदूषित हो गया। मंडी द्वीप के पास में बेतवा और कलियासोत नदियों का जो गंदा पानी है उससे खूब सारा हमारे यहाँ फल फूल आ रहे हैं। पानी में 2400 गुना मलमूत्र के बैक्टीरिया पाए गए और लेड पाए गए, जिससे कैंसर होता है। पानी उसी सब्जियां हो रही है, वो सब्जियां हम आप खा भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, भोपाल इंदौर वालों का सब्जी फल फ्रूट बंद करवाओगे आप? वो पानी पीने भी नहीं कि नहीं, वो सब्जी के लायक भी नहीं बचा है और वो सारी सब्जियां सब यहीं आ रही हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनपक्ष विद उमंग सिंगार। हर बार हम ऐसे मुद्दे को लेके आते हैं जो जनता के बीच में नहीं रहते या अनछुए मुद्दे होते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी व्यथा होती, अपनी कहानियां होती। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पूरा विश्व कहीं ना कहीं चिंता में है कि इस पृथ्वी को हम कैसे बचाएं, इस मानव प्रजाति को कैसे बचाएं, इस सृष्टि को कैसे बचाएं। कई वैज्ञानिक इस पर मंथन कर रहे हैं, पूरा विश्व लगा हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर भी एक शख्स है जिन्होंने अपने नौकरी करते थे, प्रोफेसर थे, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट रहे वो, उन्होंने डिग्री ली, उसमें 17 साल नौकरी करी एज ए प्रोफेसर, लेकिन उन्हें नौकरी भाई नहीं। नौकरी क्यों नहीं भाई? आज उनसे मुलाकात करेंगे ऐसे व्यक्ति से कि जो अपना जीवन उन्होंने अपने बाकी समय आज तक 2008 से आज मैं कह सकता हूँ 2026 की चालू हो गया है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे वीरान बंजर भूमियों को उन्होंने हरा भरा किया। कई ऐसे कहीं जगह पर डैम बनाए, कहीं तालाब बनाए, कहीं जंगल बनाए जो पर्यावरण के लिए आवश्यक है। हमारे लिए ऑक्सीजन के रूप में आज ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते, वो आवश्यक है। आइए हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं। सुभाष पांडे जी, आपका स्वागत है जनपक्ष में। थैंक यू। और बड़े मुझे आज की बात अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो जीवन के अंदर अपने अलावा आम व्यक्तियों के लिए और इस सृष्टि को, इस जीवन को, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करते हैं। सुभाष जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कई समय से काम करते आ रहे हो और मैं समझता हूँ कि कई आपने विदेश यात्राएं भी की होगी इसको लेके, और चूंकि प्रोफेसर रहे तो आपने कई रिसर्च भी हुए होंगे। तो आपके बारे में एक संक्षिप्त बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इस जर्नी की? उमंग जी, शुरुआत तो सब्जेक्ट से हुई थी, चूंकि मैं इसी विषय को पढ़ा था, एनवायरमेंटल साइंस को, और उसको पढ़ाने में भी रुचि लेता था, प्रैक्टिकल कार्यों में लेता था, तो रुचि तो वहीं से शुरू हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा काम करके 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर बने, 29 पुस्तकें वर्ल्ड वाइड हैं। मध्य प्रदेश में आप कहाँ के रहने वाले? मैं छिंदवाड़ा के पास परासिया एक छोटी जगह है, हाँ, मैं बेसिकली वहाँ से हूँ जी। और फिर वहाँ से चूंकि मैं प्रोफेसर था तो सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र होते रहे। आखिर में भोपाल के पास मेरा ट्रांसफ़र हुआ जी। तो जमीन पर काम करने का जो वो था वो अनुभव नहीं हो रहा, तो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा रही थी मेरे द्वारा, बहुत सारे काम हो रहे थे। बार बार मन में आता था कि
विदेशी लोग बुला रहे थे रिसर्च पेपर के लिए। मैं डायरेक्टर था बहुत सारी विदेशी संस्थाओं में जी लेकिन मुझे लग रहा था जमीन पर एक पौधा नहीं लगे जी। और आप पौधे लिखने पर पूरी पुस्तक लिख दें तो मन में कहीं खटकता था, बेईमानी लगती थी। और ये आखिरी बात में, आपको मन में कचोटती थी? हाँ, वो लगता था कि प्लांटिंग ए ट्री पर पेड़ लिखना अलग बात है और एक पौधे को बड़ा करके जवान कर देना बिल्कुल ही अलग बात है। और वो तो बिना पौधे को बड़ा किए नहीं समझ सकते। हाँ। आप यदि समझते हैं, देखिए जैसे कि माँ एक अपने बच्चे को 9 महीने पालती एक है, माँ एक बाप जो है अपने बच्चे को, फिर उसके बाद उसका जन्म होता है, फिर कई साल उसको पालते संभालते खड़ा करते। एक माँ समझ सकती, माँ बाप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप पेड़ों को लेके आपने किस प्रकार से आपने आपकी भावनाएं जुड़ी? काम करते करते मुझे लगा कि नहीं, ये तो थियोरिटिकल जो एस्पेक्ट हैं ये प्रोफेसरशिप और इससे नहीं हो पाएगा। बाद में चेयरमैनशिप भी दिया लोगों ने मुझे, प्रिविलेज भी दिए, लेकिन वो मुझे लगा कि ये सब प्रिविलेजेस से जो है वो ज़मीन पर काम नहीं हो पाएगा। और मन में जो है अपना ज़मीर, खुद का ज़मीर गवारा नहीं करता था कि ये तो केवल बोलने की बात हो गई। पर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई कि आपकी जर्नी की? मैं तब कॉलेज में था और कई बार जब बाद में आता था तो लोग जैसे बात करते थे तो कईयों ने कहा कि सर आपने खुद ने देखा है क्या इसको, हैव यू सीन इट प्रैक्टिकली। बार बार मन में आता था कि नहीं, प्रैक्टिकली देखा तो नहीं है, बोल नहीं पाते थे। आखिरी में मन में द्वंद्व चलते रहा और फिर मुझे लगा मुझे नौकरी के लायक नहीं हूँ, मुझे नौकरी छोड़ना चाहिए और सही में मुझे अपनी मातृभूमि के लिए आना चाहिए। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया, घर वालों ने सपोर्ट किया और इसके कारण फिर मैं पूरी तरह से धीरे धीरे आया। क्या होता है जब एक पौधे पर आप लगिए, आप खुद लगाइए, किसी से मत बात करिए, और यदि आपके अंदर रहे कि मुझे इसको बड़ा करना है, आप सच मानिए, आप उमंग जी धीरे धीरे आप आते आते उसको देखेंगे, एक बार देख तो लूँ जो मैंने लगाया तो मेरा क्या हुआ जी। और जब वो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस देखेंगे, बड़ा होता है, तो आपको वैसी खुशी होती है जैसे अपनी औलाद को देख करके खुशी होती है। और मैंने तो फिर पूरी गंजी पहाड़ियों को डेवलप किया, तालाब ही बना डाले और मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ काम आया अपने देश के लिए। गंजी पहाड़ी मतलब कहीं कोई पेड़ नहीं था? नहीं, सूखी बिल्कुल पत्थर की पहाड़ी। कहाँ पे? ये यदि भोपाल में देखेंगे तो मैनिट की पहाड़ी है, चूना भट्टी से लगी हुई। अच्छा, मैनिट, हाँ, ये जो बहुत बड़ा जिसको सिटी फॉरेस्ट जी हाँ, तो मैनिट जो है बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसकी बाउंड्री से लग करके बहुत 7 हेक्टेयर की जमीन थी, खाली पड़ी थी। बार बार बिल्डर लोग वहाँ घूमते थे जी, नेता भी आते थे कि ये खाली जमीन पड़ी, यहाँ कोई कॉलोनी बन जाए जी। मेरी भी नज़र थी वहाँ, मेरे को लगा था कि ये खाली पड़ी है और ये शहर बढ़ रहा है, धीरे धीरे इमर्जिंग हो रहा है, तो क्या होगा। मेरे ये सब दिमाग में था, पैसे नहीं थे, बस इच्छाएं थी जी। तो फिर बैंक वाले उस समय कॉलेज में आए, उन्होंने कहा कि साहब हम लोन देना चाहते हैं। मैंने कहा अधिकतम कितना देंगे लोन, अधिक से अधिक कितना देंगे? बोले साहब आप यदि कुछ आपका जो है यदि अधिक से अधिक इंटरेस्ट हो 50,000 रुपये हम लोन देंगे। 2008 की बात है। तो मैंने कहा आप मेरे को लोन दे दीजिए, मेरे जो कागज़ थे वो भर दिए और उसको ले करके फिर मैंने उसको प्लान किया। चूँकि मैं सब्जेक्ट में था, मैंने पढ़ा था, देखा कुछ नहीं था। बहुत ऊंची पहाड़ी है जी। उस ऊंची पहाड़ी पर मैंने सोचा कैसे होगा। उस पहाड़ी पर यदि मैं बात करूं तो आप तो बहुत फिट हैं और आप तो मेरे साथ निश्चित उस पहाड़ी पहुंच सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा सकते जी। मैं बताऊं आपको, जवान बच्चे भी ना जा पाए, इतनी दुरूह पहाड़ी थी वो जी। लेकिन फिर मैंने उसको सोचा कि मैं इसको करूंगा, चूँकि पत्थर की पहाड़ी थी और मुझे पता चला कि यहाँ पर तब उस समय मशीन ड्रिल की नहीं आती थी, तो मैंने छेनी हथौड़ी से झाबुआ के लेबर बुलाए, इसीलिए कि वो जोड़े में काम करते हैं, ठेका लेते हैं। 7 हेक्टेयर में 2 बाई 2 की मैंने छेनी हथौड़ी से गड्ढे करवाए 6 से ज़्यादा और पूरा नीम लगाया पूरा, और गधों से मिट्टी पहुंचाई वहाँ 20 गधों की तरफ से, उससे मिट्टी को के ऊपर वहाँ कुछ नहीं आ सकता था, और बोतलों से पानी बरसों डालते डालते आज वहाँ करीब 12-14 हज़ार नीम का घना जंगल तैयार हो गया है और नेचर को वापस वो लौट गया। तो एक बड़ा काम हुआ, बीच में बहुत संघर्ष हुआ, आग लग गई, फिर बुझाए, एक बार बुझाने में ही जल गया, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होते रही, लेकिन फाइनली आज वो जंगल पूरा तैयार हो गया। तो आपने एक सिटी फॉरेस्ट से, एक शहर के पहाड़ को, बंजर जमीन को कह सकता हूँ, उसको हरियाली करने के लिए लोन लिया। लोन लेने के बाद आज कैसा फील करते हो आप 14-15 हज़ार पेड़ लगाने के बाद? वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जीवन सार्थक हुआ, कहीं कुछ कंट्रीब्यूट हो, कहीं हम कुछ कर पाए। दरअसल क्या है, देखिए बोलना अलग बात है, भारत माता की जय, और भारत माता की जय तो कुछ करने से ही होगा, बोलने से तो होता नहीं। क्या बात, क्या बात।
तो फिर वो मैं सोचा कि मैं एग्जाम्पल क्यों ना बनाऊं, और एग्जाम्पल बन करके और वो कंट्रीब्यूट कर पाया मैं। एक बहुत अच्छी बात सुभाष जी ने कही कि समाज में हम लोग पैदा होते हैं, अपने लिए हर व्यक्ति काम करता, लेकिन समाज के लिए, इस पर्यावरण के लिए, सृष्टि के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे सुभाष जी ने कंट्रीब्यूट किया इस बात को लेके। आपको कभी परिवार और समाज में कभी विरोध नहीं हुआ कि ये नौकरी छोड़ के कहाँ जा रहे हो पेड़ पौधे लगाने, इसको लेके कभी नहीं कहा? विरोध तो हुआ साहब। किन्ने कहा? पत्नी जो है वो बोलती थी कि तुम अकेले ही हो, तुम्हारे में पागलपन का नशा है, तुम अकेले क्यों हो। बोले हाँ, वो भी प्रोफेसर थी, नूतन कॉलेज है पास में, यहाँ पर प्रोफेसर थी। बोलती थी मेरे को कभी आज तक कोई आदमी नहीं था, तुम अकेले कैसे हो, ऐसे कैसे पढ़े हो तुम कि तुम ही बार बार जाते हो। लेकिन उसको लग गया कि मैं जुनून पे हूँ, तो उसने एक लिमिट के बाद उसने नहीं किया। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि मेरी पत्नी को जब मैंने ढेर सारी याचिकाएं, 61 से अधिक याचिकाएं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैंने लगाई हैं नदी, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए, तो मेरी पत्नी को बार बार प्रताड़ित किया गया। उसको कभी राजस्थान की बॉर्डर भेज दिया जाता था, फिर 15 दिन रह गए, फिर गुजरात, इधर महाराष्ट्र की बॉर्डर भेज दिया जाता था। और कमिश्नर बुला के बोलते थे कि सर जो है मैडम को समझाइए, सर का काम अच्छा है लेकिन सीएम साहब बहुत परेशान होते हैं, और इसलिए उनको समझाइए। और आखिरी मेरी पत्नी को भी 9 साल पहले नौकरी छोड़नी पड़ी। उसको क्या कर रही? घर में बैठी है। उसको छोड़ना पड़ी, लेकिन उसके बाद उसने पहले जो प्रतिकार किया था, उसके बाद उसने समझ गई कि मेरे पति का जो इंटरेस्ट है उसमें मेरे साथ है। एक घटना बताऊं तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। मेरे बेटे हैं 2 जी। जो बड़ा बेटा था वो पुणे में पढ़ रहा था जी। घर वालों ने, मेरे चाचा, जो मेरे भाई हैं, मेरी जो माँ है मेरी खुद की, वो लोग खूब रोए, जो आपने कहा ना। उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम समझो, मेरे को समझाए। फिर उसको फोन किया कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है जी। उनको आगे समझाओ, बेटा पूरा घर का सत्यानाश कर रहे हैं जी। मेरा बेटा आया, वो वहाँ फर्स्ट ईयर पढ़ता था लॉ में जी। तो उसको बुलाया, उसको बोले कि उन्होंने समझाया, तो वो आया, 2 दिन रहा। 2 दिन बाद बोले मैं जा रहा हूँ, तुम उसको ट्रेन पे छोड़ने गए। ट्रेन पे छूटने समय उससे बोले कि पापा एक बात कहनी। मैंने कहा क्या? बोले आप नौकरी छोड़ने का जो सोच रहे हो आप जरूर छोड़ दो। मैं दंग रह गया। मैंने कहा तुमको किसने बताया? मैंने तुमको बताया नहीं। बोले नहीं, मुझे बुलाया इसीलिए गया था। लेकिन मैंने चूंकि आपके साथ वो जंगल में काम किया था, मुझे लग रहा पापा आप छोड़ दो, क्योंकि आपका मन जो है वो उसी में लगा रहता है। मैं तो ये बताने आया हूँ कि मैंने होटल में पार्ट टाइम जॉब कर लिया है, अब आपको पैसे नहीं भेजना पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि एक बच्चे जो होते हैं उसका जीवन जो है, मुझे लगता है बाप का जीवन धन्य हो गया, जहाँ पर एक लड़का जो फर्स्ट ईयर में आया है और उसके मन में भावनाएं आ गई हैं, और उसने कहा कि आप जरूर छोड़ो। मेरे को बड़ा संबल मिला, मेरे को बहुत संबल मिला। और इस तरह से परिवार का जो मोटिवेशन है, बहुत सारी तकलीफ काम आई। जान जोखिम में रहती है, कभी एक साथ में एक रास्ते में नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी याचिकाएं हैं, इतनी सारी याचिकाएं लगी हैं, तो एक रास्ते में जा नहीं सकता, गाड़ी में अकेला नहीं जा सकता, टाइम से नहीं जा सकता। लेकिन बहुत प्रसन्न रहता हूँ, मुझे लगता है यदि कहीं स्वर्ग होगा तो मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। देखिए, अगर पिता को अगर बेटा अगर संबल दे तो एक उस पिता के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, कद करता हूँ। और जिस प्रकार से आपके बेटा ने आपको एक संबल दिया, मोटिवेट किया, पत्नी ने नौकरी छोड़ दी, 9 साल से घर पे है, कई जगह ट्रांसफ़र हुए, इसलिए ट्रांसफ़र हुए कि उनके पति डॉक्टर सुभाष पांडे जी जंगल की लड़ाई, तालाबों की लड़ाई, नदियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो क्यों लड़ रहे हैं? क्या खुद के घर के लिए? नहीं, वो हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए। ऐसे व्यक्ति जो संघर्ष करते हैं जीवन के अंदर समाज के लिए, मैं समझता हूँ कि एक हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक एक कदम है इनका। और मैं समझता हूँ कि आपके आंसू को मैं ये कह सकता हूँ कि इस समाज समझेगा आपकी भावना, इस पर्यावरण के लिए आपने जो योगदान दिया। निश्चित तौर से थोड़ा मैं भी इन मुद्दों पे भावुक हो जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कई बार मैं कहता हूँ सभी को कि हम सब करते हैं अपने लिए, लेकिन
मैं तो ये कहता हूँ कि कोई अगर 90% नहीं कर सकता तो 10% सिर्फ समाज के लिए सोचे। अगर 10% ही समाज के लिए सोच लिया तो अपने आप हम सब मिलके इस समाज को, सृष्टि को बचा लेंगे। हर मुद्दे से हम लड़ सकते हैं। ये मेरी सोच है डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने बीच में हरियाणा पोर्ट अथॉरिटी के आप चेयरमैन भी बने थे जी, तो फिर वो आपने अचानक फिर क्यों छोड़ दिया? एक राष्ट्रीय सह संचालक हैं अभी भी वर्तमान में, वो मेरे पास आए थे और आके मुझे करीब 1.25 घंटे मेरे घर पे मुझे समझाते रहे कि हम चाहते हैं कि आपकी ज़रूरत हमें है, हमने आपको बहुत देखा है टीवी में और आपके जो पेटिशंस हैं उस पर देखा है, सब इन्वायरमेंट होते हैं, हम चाहते हैं कि आप एक पूरा हमारी अथॉरिटी संभाल लें। मैंने कहा कि मैं ना काम कर पाऊँगा क्योंकि मैं इस सेटअप का नहीं बना हूँ कि मैं कुछ भी करूँ। तो बोले नहीं, आपको पूरी फ्रीडम रहेगी, आपको मैं विश्वास दिलाने आया हूँ, लेकिन आप जरूर चलिए। उन्होंने कहा आपने 1-2 तालाब बनाए अपने पैसे से, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ही 22,000 तालाब हैं आप पूरा बनाएं और हरियाणा या पंजाब में चल के बनाएं, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ख़राब भी है और अच्छा है। बहुत समझाने के बाद मैं चला गया, लेकिन उमंग जी वहाँ जाने के बाद भी स्थिति मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। जैसा उन्होंने आश्वासन दिया था उसके अनुरूप वहाँ था नहीं। मेरे पास 6 IAS थे, 2 वाइस चांसलर्स थे, पूरी अथॉरिटी मेरे पास थी, लेकिन नीचे के कोई अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स ये नहीं चाहते थे कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ। मैं तालाब जाता था, पानी उठा लेता था, पानी उठा के सूखता था। मुझे मालूम है कि मैं उसको देख के पहचान सकता हूँ क्योंकि मैंने उसमें काम किया है। बहुत गंदा पानी भी है, जैसे आपने अभी काफ़ी काम किया है, मैंने अखबारों में और टीवी में देखा है कि आप अभी इंदौर में गए थे। पानी को केवल टेस्ट करने भर से नहीं है, पानी को देख करके, पानी के पास खड़े होकर उसका रंग देख करके, उसकी गंध को देख करके भी काफ़ी कुछ बताया सकता है, बशर्ते ये आप बहुत ध्यान से उसको देखें। मैं चूंकि इसमें रचने बसने लगा, लोगों को भाया नहीं कि ये तो सिर्फ ईमानदारी के काम होते हैं, तो मैं 10-10.5 महीने मैंने काम किया, फिर मैंने रिज़ाइन दिया कि मैं यहाँ बेहतर कर पा रहा हूँ, मैं वापस आ गया। क्या वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि पर्यावरण बचे या सिस्टम फेलवर हो गया था? क्या नहीं, वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा चाहते थे। आप विश्वास न करेंगे, आज भी बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत घूमता था। फिर क्यों छोड़ दिया आपने? लोग तो बहुत चाहते थे, लेकिन जो प्रशासन है, जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मेरे ऊपर मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के प्रति मैं जवाबदेह था। हर 4-6 दिन बाद मुख्यमंत्री जी बुलवाना मुख्यमंत्री जी का कि सर वो इंदौर से डेलीगेशन, वहाँ लंदन से डेलीगेशन आ रहा है, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा उसको देखिएगा, इसलिए मैंने बताया था। और मेरे को तो एक ही नज़र से देखना आता है उमंग जी, जिस नज़र से मैं दिखता था मैं उसी नज़र से देखता था। मेरे तो आप किसी प्रोजेक्ट को लेके, पर्यावरण को लेके आप उसमें आपकी आपत्तियां आ जाती थी, ऐसा? जितने प्रोजेक्ट आए लगभग सभी पर आपत्ति थी। हाँ। मैंने कोई प्रोजेक्ट मैंने कहा नहीं, जो प्रोजेक्ट हैं वो एज पर नॉर्म्स होंगे तभी होंगे, प्रोजेक्ट जो है किसी की सिफारिश पर नहीं होंगे, लिहाजा मुझे लगा कि मैं ना कर पाऊंगा। हालांकि मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे तो ले जाया गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं काम ना कर पाऊंगा। तब भी मैंने वहाँ रहते रहते 4 पॉइंट जो है उसको अपने मनमाफिक बना दिया। 15 करोड़ रुपए से 4 पॉइंट बनाए, लेकिन फिर मैं चला आया। जनता का प्रेम बहुत है, आज भी बहुत सारे लोग लगातार लोग याद करते हैं। आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि सिस्टम में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी है और राजनीतिक दबाव के कारण जो लोग काम करना चाहते हैं, संवैधानिक पद पे आप भी बैठे हैं, तो काम नहीं कर पाती, आप मानते हैं इस सिस्टम के अंदर? बिल्कुल। राजनीतिक इच्छा शक्ति में ईमानदारी होना जरूरी है, कम से कम उन मुद्दों पर तो जरूर हो जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगी। मान लीजिए ये जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, इनको यदि आबोहवा नहीं मिलेगा, इनको कोई मौका मिलेगा तो ये रहेंगे ही नहीं, ये छोड़ देंगे। तो जब सब छोड़ देंगे तो इतने विशाल देश में रहेगा कौन? जिनको मौका नहीं मिला केवल वही रहेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात करी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अंदर ईमानदारी बहुत जरूरी है, और ईमानदारी का मतलब नेक नियत। और मैं समझता हूँ कि नेक नियत आज के इसमें सिस्टम में, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या प्रशासनिक क्षेत्र में, इस ईमानदारी की कमी होगी। आप मानते हैं इस बात? जी हाँ, बिल्कुल 100%। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, आप उससे बिल्कुल दर्शक सब समझ जाएंगे उसको। भोपाल में सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, लेकिन एक रिवर भी है
जी उसका नाम है कलियासोत। वो जी। बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा यमुना की है, यमुना गंगा की है। जी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी जो है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। अच्छा मतलब भोपाल की एक ही नदी है लेकिन वो गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। अच्छा हाँ, हिमालय बेसिन का महत्वपूर्ण भाग है। जी। मैं उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मैंने याचिका लगाई। ऐसा होती है। नदियों के साथ सिस्टम भी प्रदूषित हो गया है, जी हाँ, ये कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। नर्मदा को लेके जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पानी में की गुणवत्ता में कमी आई है, और मैंने भी अभी देखा इंदौर के अंदर नर्मदा पानी किस प्रकार से आ रहा, अनफिल्टर्ड पानी दिया जा रहा लोग। इसकी पानी को लेके, गुणवत्ता को लेके आपने कभी सोचा या आपने कोई कार्य किया है इसमें? हाँ हाँ हाँ। या आपकी क्या सोच है इसमें? नर्मदा का पानी लगातार डिटेरियोरेट हो रहा है। हाँ लगातार डिटेरियोरेट हो रहा है। जी। आप पूछेंगे क्यों? इसीलिए क्यों प्रदूषित हो रहा है? जी हाँ, इसीलिए क्योंकि नर्मदा का 1215 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, बहुत जी। लंबा स्ट्रेच है। जी और कहना न होगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जीवन जी। रेखा भी है। ये जी। 24 जिलों को प्रभावित करती है, 24 जिलों के पानी को प्रभावित, वहाँ के कृषि और वहाँ की आबो हवा को प्रभावित करती है। लेकिन 24 जिलों के अंदर जो 24 जिलों के मुखिया हैं, ये तो उनको अलग अलग कार्य दे दिया जाए कि आपके जिले के अंदर से कोई भी सीवेज नहीं आएगा। जी तो ये कार्य सरल भी हो जाएगा, जिम्मेदारी भी हो जाएगी। पड़ोस के जिले वाला यदि कलेक्टर काम कर देगा तो वो दिखेगा, पब्लिक के बीच में आएगा। इस छोटे से कार्य को आज तक सरकार नहीं कर पाई, लिहाजा सब गट्टपट्ट है कि कहाँ से कितना सीवेज जा रहा है, कहाँ से कितना सीवेज जा रहा है। लोग उसी पानी का आचमन कर रहे हैं, करोड़ों लोग नहा रहे हैं, जबकि उसका पानी सीधे आचमन करने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी गंभीरता, हाँ, मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च की हुई है। उसका पानी सी कैटेगरी का है। सी कैटेगरी का मतलब? सी कैटेगरी का वो पानी होता है जिसको कहा जाता है फॉर आउटडोर बाथिंग ओनली। सिर्फ नहाने के, बाहर नहाने के लिए। जैसे ये जो बड़ा तालाब है, इसका पानी भी आउटडोर बाथिंग के लिए है। जी। जो पानी आउटडोर बाथिंग के लिए होता है, उस पानी को ट्रीटमेंट करके पीने योग्य बनाया जाता है। जी। तो ट्रीट करके किया जाता है। लेकिन आप वो पानी ट्रीट करने के बाद पिएंगे, आप उसका सीधे आचमन करके पी रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब है आप तो गंभीर बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। गंभीर बीमारी आपको होगी ही। पूरी नर्मदा के स्ट्रेच में कहीं भी ऐसा पानी नहीं जिस पानी को आप लेकर के सीधे पी लें और आपके अंदर कोलीफार्म न पहुंच जाए। वही कोलीफार्म जिसको आपने अभी इंदौर में जाकर काफी, हाँ, आपने बहुत उजागर और बहुत बहुत सक्रियता से आपने उठाया है। वो कोलीफार्म तो नर्मदा के पानी में सब जगह है। बात ये है, कोलीफॉर्म से क्या मेन बीमारियां होती है डॉक्टर साहब? जी, कोलीफॉर्म दो तरह के बैक्टीरिया हैं। इसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज हैं, जो बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया हैं। एक होता है टोटल कोलीफॉर्म और एक फीकल कोलीफॉर्म। जी। बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो ये मल मूत्र के बैक्टीरिया हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये बैक्टीरिया कोलीफॉर्म वगैरह बोलने से पब्लिक कंफ्यूज होती है। हाँ। हिंदी में बिल्कुल बताएं तो मल मूत्र के जो बैक्टीरिया हैं वो कोलीफॉर्म हैं। जी। इसका मतलब है यदि मल मूत्र रहेगा तो बैक्टीरिया होंगे, मल मूत्र होगा ही नहीं तो बैक्टीरिया ही नहीं होंगे। हाँ। तो अपने आप में ये प्रमाणित हो जाता है कि भाई नदियों में मलमूत्र नहीं आना चाहिए। मलमूत्र जाएगा तो बैक्टीरिया होगा। तो चाहे वो राजधानी का बड़ा तालाब हो, चाहे वो नर्मदा नदी हो या कोई भी अन्य नदी हो, सब नदियों में मलमूत्र के बैक्टीरिया इसीलिए हैं क्योंकि मलमूत्र जा रहा है। छिपरा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। छिपरा की हालत थोड़ी नहीं है, छिपरा की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब किसी भी गंदे नाले के आसपास छिपरा की हालत है। छिपरा का जो राम घाट और तमाम है, उसको दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मेरे पास आए थे और लेकर के, अभी तो सियास्त आने वाला, वहां तो कई लाखों करोड़ों लोग डुबकियां लगाएंगे। अब वो कुछ ऐसा कुछ किया जाएगा कि पानी को लेंगे, ट्रीटेड पानी कहीं से लाएंगे, फिर ट्रीट करेंगे, फिर एक पॉन्ड के अंदर आर्टिफिशियल डालेंगे और उसको कह रहे हैं ओजोनाइजर लगा के साफ करेंगे। संभव है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा। आप याद करिए, पूर्ण कुंभ लगा हुआ था जी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां नहाया था, उस दिन की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट मेरे पास है, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहाया था जी। जहां पर उन्होंने नहाया था वहां पर पानी में 48,000 ये बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए थे, मलमूत्र वाले। हाँ, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है और मैंने उसको बताया था। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को साफ पानी नहीं मिल पा रहा नहाने धोने के लिए, सोचिए वीवीआईपीज में, तो छिपरा और दूसरी नदियों के अंदर पानी जो है कितना साफ होगा, इसकी तो कल्पना की जा सकती है। यही वो कारण था, आप ध्यान करिए कि स्टेट की पीसीबी सेंट्रल पीसीबी से लड़ गई और बाद में सीपीसीबी के अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया था, इस सच्ची रिपोर्ट के मारे जो एनजीटी में प्रस्तुत होनी थी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी का ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया कि प्रधानमंत्री जी नहाए और वो पानी जो कुंभ में था वो मलमूत्र वाला पानी था।
प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे पानी में, प्रदूषित पानी में नहाएंगे तो प्रदेश की जनता की क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ कि ये राजनीति से ऊपर उठकर एक मंथन करना चाहिए इसकी, कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सिविल सोसाइटी के सदस्य हो, हम सब कहीं ना कहीं डुबकियां भी लगाते हैं और पानी भी पी रहे हैं। किस प्रकार पी रहे हैं, जिस एक एक्सपर्ट ने बताया कि ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, मतलब मलमूत्र का जो बैक्टीरिया है, वो आज हम लोग ले रहे थे। तो इनसे बीमारी तो आएगी। इस बीमारी को रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं कर पाती? इतने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, और आपने कहा नर्मदा में पानी जा रहा, गंदा सीवेज का पानी जा रहा, मलमूत्र का पानी जा रहा, तो क्या कारण है कि नदी हो चाहे तालाब हो, इतना हजारों करोड़ रुपए सरकारों ने खर्च किया, तो क्या ये पैसा सही तरह से लगा नहीं, पैसा भ्रष्टाचार में गया, कि और कोई कारण है? नहीं, इसका तो एक ही आंसर है साहब कि ये पैसा वहाँ प्रॉपर पहुँचा नहीं ईमानदारी से, और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं चाहेंगे कि गंगा साफ हो? उससे तो उनको माइलेज ही मिलेगा। आप आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप कल पक्ष में होंगे, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ की जो पेयजल है जनता को मिले? जमीन पर पहुँचाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है, और ब्यूरोक्रेसी ये भी निश्चित करना है कि जो फंड आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर। फंड नहीं पहुँच पा रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है, ये स्थिति हो रही है। मतलब मिलने वाला जो फंड है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, जो वहाँ पर काम होने हैं, वहाँ काम पूरी ईमानदारी से हो नहीं पा रहे हैं। समय पे निर्णय भी तो नहीं हो पाते। भागीरथपुर में भी यही हुआ कि वो फाइल थी, 2.5 साल चली, निर्णय नहीं हो पाया, चाहे ब्यूरोक्रेसी है चाहे कोई भी हो, निर्णय नहीं हुआ तो काम नहीं हो पाया, सीवेज का पानी पीना पड़ा लोगों को। हाँ, लेकिन भागीरथपुरा का जो आपने एक चीज दिखाई है वो तो एक है, लेकिन 2019 में मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा। कि पूरे इंदौर के 59 स्थानों का पानी से चेक किया, भागीरथपुरा उसमें से एक था जी। 59 में से 58 स्थानों का पानी जो प्रदूषित पाया गया था। अभी उसको कहाँ अभी आया है मार्ग? अभी तो आया नहीं। 59 जगहों में से 58 जगहों का पानी प्रदूषित पाया गया, खुद सरकार की रिपोर्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। अच्छा। अभी भागीरथपुरा के अलावा बाकी स्थिति भी अभी देखा जाना है। ईश्वर न करे कभी दुर्घटना हो और फिर भागीरथपुरा रिपीट हो जाए, क्योंकि पानी तो सब जगह खराब है, पूरे इंदौर का ही पानी गड़बड़ है। ये एक बड़ा सवाल कि 2019 के अंदर मध्य प्रदेश प्रदूषण विभाग ने एक इंदौर के सैंपल लिए थे और भागीरथपुरा सरी के हाल पूरे हर जगह के बताए गए, लेकिन 2019 से आज तक सरकार ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा प्रश्न है, और इंदौर को अगर स्वच्छ इंदौर के हमें भविष्य में फिर पुनः अवार्ड लेना है तो इस पे भी सरकार को विचार करना पड़ेगा। कितनी जगह ऐसे, आप मेरे को सिर्फ 1-2 उदाहरण बताइए कि जहां आपने ग्राउंड रियलिटी देखी कि सरकार ने ये काम किया लेकिन जमीन पे नहीं हो पाया। बहुत जगह है, 1-2 उदाहरण। जैसे भोपाल के बारे में कहिए ना जी, राजधानी है तो जी। अब राजधानी है और बड़ा तालाब जो है, यहाँ सब आदमी गर्व से कहते हैं, जो बाहर से आदमी आता आप कहते हैं कि बड़ा तालाब देखा तुमने, आप ही कहते हो, बड़ी झील है ना, बड़ी झील को, बड़े तालाब को आप ही गर्व से कहते हो कि हमारे यहाँ सिटी ऑफ लेक है और उसमें भी 18 से ज्यादा लेक हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा तालाब तो जो है बहुत बड़ा है, आप उसको दिखाते होंगे। लेकिन बड़े तालाब के अंदर 10 से अधिक नाले मिल रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, जिस पानी को यहाँ पर 40% जनता, 12 लाख लोग पीते हैं पानी, 40% जनता पीती है इस तालाब से 12 लाख से ज्यादा। बड़े तालाब से कितने लोग पानी? 40%, 12 लाख लोग पानी पीते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 40% जनता उसी का पानी पीती है, और उसके अंदर 12 नाले मिलते हैं। उसके अंदर 10 नाले जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2023 की एक सबमिशन में, मेरी याचिका थी, उसमें सबमिशन में कहा कि 10 नाले मिल रहे हैं। हाँ, अब बताइए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद भी या तो वो बंद है या फिर नाले मिल रहे हैं, आज तक उन्हीं का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो आप मानते हैं कि गंदा पानी 12 लाख लोगों के घरों में जा रहा? नहीं, अब वो क्या हो रहा, वो पानी लिया है और जब उसको पीने का काम होता है तो उसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है श्यामला हिल्स पे, उसमें वहाँ क्लोरीन के कैप्सूल डाल देते हैं और ब्लीचिंग पाउडर दे देते हैं, और आपको जो पानी मिल रहा है
उसमें मलमूत्र का बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की बैक्टीरिया नहीं है, दूसरे तमाम तरह के जहर भी तो हैं उसमें। हाँ, भाई तमाम तरह के दूसरे जहर भी हैं, केवल कोलीफार्म पर नहीं होता ना। जैसे मैं बताऊं आपको कि जो पानी है उस पानी के अंदर कई जगह वहां पर मूर्ति, अभी छठ पूजा हुई थी और छठ पूजा के अंदर महिलाएं वहां डुबकी लगाती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, नाक के पास से लेकर ऊपर तक वो सिंदूर लगाती हैं। बाजार में बिकने वाला सिंदूर प्रदूषित है, लेड है उसमें, रेड लेड है। ओहो। हाँ, PB304 बोलते हैं, रेड लेड है, और रेड लेड कैंसर कारक है। अब सब उसमें डुबकी लगा लिया उन्होंने, यहीं पर शीतलदास की बगिया पर। शीतलदास की बगिया पर लगा, और बड़ी लाखों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगा दिया। मूर्ति विसर्जन होता है, वो आखिरी में जाके टर्मिनल पॉइंट पे मूर्ति विसर्जन हो रहा है। अब मान लीजिए मूर्ति विसर्जन किया और प्रॉपर 24 घंटे पहले नहीं निकाला, तो वो जो मूर्तियों के अंदर का केमिकल है, जो रंग है, उसमें 32 प्रकार के हैवी मेटल होते हैं जो कैंसर कारक होते हैं। वो फिर पानी में गया, और पानी कोई प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं है उमंग जी, पानी तो जमीन पर है, वो नीचे जमीन का लेयर दे के, स्ट्रेटा दे के सब चला जाएगा। पानी के बारे में मेरे पास रिसर्च है कि 12 किलोमीटर तक जमीन में जा सकता है, सब्जेक्ट टू लेवल ऑफ स्ट्रेटा। वो पानी लगातार जा रहा है, तो मतलब बड़े तालाब के आसपास 2-3-4 किलोमीटर तो मानिए कि वो सब पानी, घरों के अंदर का पानी भी खराब हो गया। और जब आप बोरिंग में भी जाता है, बोरिंग में भी जा रहा है, और जो पानी आप दे रहे हैं उसमें तो आप हटा रहे हैं कोलीफॉर्म। उसमें तो आप उसमें कोलीफॉर्म हटा दे रहे हैं, तो बाकी वो कहाँ हटा, लेड कहाँ हटा, जो तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती? सभी कैंसर कारक बीमारियों की जड़ हैवी मेटल हैं, और इसमें हैवी मेटल ही होते हैं। मूर्तियों में 32 प्रकार के हैवी मेटल होते हैं। मरकरी होती है, लेड होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, ऐसे सभी तरह के जो केमिकल रंग हैं। आपने कभी सरकार को चेताया इन बातों को लेके कि भाई आप ठीक है ट्रीटमेंट प्लांट चला रहे हो, लेकिन इसमें से कोलीफॉर्म आपका बैक्टीरिया अलग हो गया, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया जा रहे हैं, इसको लेके सरकार को भी चिट्ठी आपने सचेत किया? मैंने सरकार को चिट्ठी लिखी, कोई रिस्पांस जैसा कभी नहीं आता, मेरे पास भी रिस्पांस नहीं है जी। फिर मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई जी। ये याचिका लगी थी अगस्त 2013 में जी, और उसमें मैंने याचिका लगाई और मैंने बताया, जो आपके सामने भी कहा मैंने, कि ये चीजें होती हैं, इसीलिए मूर्ति विसर्जन जो है किसी भी पीने के पानी के वाटर बॉडी में नहीं होने, चाहे वो तालाब हो चाहे वो नदी हो। काफी लंबी चली, और फिर उस याचिका में बाद में अंतिम जजमेंट आया, और उस अंतिम जजमेंट का परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने देखा होगा कि मोहल्ले मोहल्ले कुंड बनने लगे मूर्ति विसर्जन करने के लिए, और नदियों और तालाबों के किनारे कुंड बनने लगे। अब उनके अंदर सीधे विसर्जन नहीं होता। वो आपने मुद्दा उठाया था जब शिवराज सिंह जी वाला वीडियो, मैंने वो शिवराज सिंह वाला, फिर मैंने ये बात को उठाई थी जब उन्होंने मेरे को, जस्टिस दलीप सिंह थे उस समय, वो जस्टिस दलीप सिंह मुझसे बोले कि पांडे साहब आपने तो मुख्यमंत्री का ही फोटो लगा दिया। तो मैंने कहा सर कि जब मुख्यमंत्री ही नाव में बैठ के बड़े तालाब के बीच में विसर्जन करेंगे तो किसी दूसरे का फोटो कैसे लगाया सकता है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि आगे से किसी भी वाटर बॉडी में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसी भी वाटर बॉडी में जिसका पानी पिया जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर बॉडी, पोर्टेबल वाटर बॉडी में मूर्ति विसर्जन सीधे नहीं किया सकता। तब से सरकारी तौर पर ये प्रतिबंध तो है, लेकिन दबे छुपे इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए कहीं कहीं गड़बड़ होती है। बाई एंड लार्ज मूर्ति विसर्जन जो है अब नदियों के किनारे या दूर या मोहल्लों में किया जा रहा है। वो एक माइलस्टोन जो है, वो जजमेंट बाहर आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ हद तक हो रहा है। आपने अयोध्या बाईपास पे पेड़ कटाई को लेके मुद्दा उठाया था, तो पेड़ कटाई को लेके आप क्या मानते हैं? पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पेड़ कटाई चल रही है, अभी हम सिंगरौली गए थे, कई लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, इनको लेके आप क्या सोचते हो कि ये एक सिर्फ एक उद्योग, एक कमर्शियल, इसके लिए जिस प्रकार से काटा है, इसको लेके आपकी क्या सोच, आप क्या मानते हो? बहुत ही बड़ा, ये तो मार्मिक और बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। लोग एक एक पौधा लगा करके और फेसबुक और व्हाट्सएप पे बोला करते हैं कि मैंने पौधा लगा दिया, और इतने बड़े पेड़ों को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, और इतनी बड़ी संख्या में देखिए कि पेड़ कटते हैं और लोग चुप रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी कायरता है। मैं बताऊं आपको कि यदि आप इस पूरे को देखें तो मैंने पहली बार 2018-19 में मैंने ट्री ऑडिट किया, राजधानी भोपाल के लिए किया। आपको बताऊं तो कोई सरकारी ऑडिट नहीं, सरकारी विभाग हैं लेकिन किसी ने इसको गिनती नहीं की। ट्री ऑडिट? हाँ, ट्री ऑडिट मैंने किया खुद ने। कैसे किया ट्री ऑडिट आपने? मैंने क्या किया कि मेरे पास एक रिसर्च पेपर था, टी.वी. रामचंद्रन, बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट थे, टी.वी. रामचंद्रन, उनकी पहली बार रिसर्च पेपर आई। उसमें उन्होंने देश के 4 शहरों को लिया,
फॉर्चुनेटली भोपाल ले लिया उन्होंने, वरना भोपाल 4 शहरों में भोपाल आना मुश्किल था, जी। लेकिन उन्होंने भोपाल को लिया था। उस पर उन्होंने कहा कि भोपाल की स्थिति नाजुक होने वाली है। उन्होंने वो जो मेरे को इन्फ्रेंस दिया था, उन्होंने जो उसमें रिपोर्ट दी थी रिसर्च पेपर में, उसको आधार बना के गूगल इमेजरी पे गया मैं, और गूगल इमेजरी को मैंने डाटा निकाले। फिर मैंने देखा कि यहाँ के सेंसिटिव पॉइंट कौन कौन से भोपाल के, तो मैंने 1500 लोकेशन सॉर्ट आउट किए। फिर वहाँ गया मैं, जमीनी हालात देखे, गूगल इमेजरी से मिलाया और टीवी रामचंद्रन की रिपोर्ट को मिलाया। सबको मिला करके मैंने कंक्लूड किया कि 15 सालों में 6.5 लाख पेड़ भोपाल में काटे गए हैं। 6.5 लाख पेड़ों की हत्या कर दी गई। उसमें से अधिकांश पेड़ तो जो है वो गैर वाजिब ही हैं। जैसे आपको खूब याद होगा, स्मार्ट सिटी का कितना हुआ चला, करोड़ों रुपए उसमें लग गए। स्मार्ट सिटी के आधार पर 10,000 से पेड़ काटे गए। स्मार्ट सिटी योजना ही फेल कर दी गई, 10,000 पेड़ अलग से कट गए। किसी भी इतने बड़े शहर में 10,000 पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा हो नहीं सकता कि पेड़ कटे हों और आपके स्वास्थ्य पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जी हाँ, मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसका असर तो पड़ेगा ही। अब ऐसे 10,000 पेड़ों की कटाई तो रोज का काम है। और ये केवल मेरी रिसर्च नहीं है, मैं आपके संज्ञान में एक छोटी सी बात लाना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्यावरण और जल मंत्रालय, पर्यावरण और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार का, वो हर 2 साल में एक पूरे देश का जंगलों के बारे में स्टडी करते हैं और उसको बोलते हैं बाई एनियल रिपोर्ट, द्विवार्षिकी रिपोर्ट निकालते हैं कि पूरे देश में जंगलों की स्थिति क्या है। हालांकि वो जो रिपोर्ट निकलती है वो भी विवादास्पद है, लेकिन मैं 2024 की जो रिपोर्ट है अभी हाल की, उसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। निसंदेह आपके पाठक पहली बार ये सब जानकारी देंगे वो जी। उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा पूरे देश में, भारतवर्ष में सब जगह, अधिकांश जगह हरियाली बढ़ी है, लेकिन पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसी जगह है जहां पर हरियाली बहुत ज्यादा कम हो गई है। अच्छा। सिर्फ मध्य प्रदेश में हरियाली कम हुई है और बाकी अधिकांश जगह पर हरियाली बढ़ी है। और कितनी हुई है? उन्होंने कहा 612 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल मध्य प्रदेश में कम हो गया 2 साल में। इसका यदि आप एकड़ में निकालें तो 1.5 लाख एकड़ के आसपास जमीन जो है वो काट के उन जंगलों को काट दिया गया है। ये तो मध्य प्रदेश का है। तो विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई में आप क्या सोचते हैं? ऐसा विकास होना चाहिए पर्यावरण को खत्म करके? जो विकास की अवधारणा है उसका अंग्रेजी में नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है साथ साथ विकास। विकास हो, औद्योगिक विकास हो या मानव जीवन का विकास हो, लोग उसके साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा अंतिम जो है, हमारा विकल्प वो प्रकृति ही है। अभी जब कोरोना के समय ऑक्सीजन की सबको याद आई थी, हर आदमी ऑक्सीजन करता था, और उस ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है पेड़, वो तो खत्म होते जा रहे हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश कहीं ऐसी जगह खड़ा हो जहां पर लोग हवा पानी के लिए परेशान और धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर दें। क्योंकि जो स्थिति भारत सरकार ने खुद ने रिपोर्ट जारी करके कही, वो तो बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है। कितनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है और लगातार पेड़ों को काटे जा रहा है। आपने सिंगरौली का उदाहरण दिया, वहां लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। किसी उद्योग को बनाने के लिए पेड़ काटना, ये तो बड़ा विचित्र बात है। कहीं स्मार्ट सिटी बनाना और पेड़ काटना, स्मार्ट सिटी को पेड़ के साथ रहना चाहिए। आपके हिसाब से क्या उपाय होना चाहिए? होना तो ये चाहिए, मान लीजिए स्मार्ट सिटी की योजना भी होती है तो उनके पास ये रहना चाहिए कि किसी भी स्थिति में जो पेड़ हैं वो पेड़ बने रहेंगे, उसी के अंदर स्मार्ट सिटी का जो और ये जो कोयला खदान है जो जिस प्रकार से दी जा रही, पूरे के पूरे साफ किए जा रहे, इसमें हाँ, जैसे आपने बक्सवा के बारे में कह रहे हैं या सिंगरौली के बारे में कह रहे हैं, हाँ, इसमें आपके क्या सोचते हैं कि मुझे पेड़ ना कटे? और देखिए, उसका 2 तरीका है। यदि किसी को बहुत ज्यादा पेड़ काटना हो, जैसे मैंने स्विट्जरलैंड में, मुझे सरकार ने बुलाया था, मैं वहां भी था, वहां पर ऊपर से देखिए कि जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों की नीचे गहराई कितनी है। हर पेड़ की जड़ होती है, उसको बोलते हैं रूट। ऊपर का पोर्शन होता है शूट और नीचे का होता है रूट। तो जितना शूट होता है उससे थोड़ा कम ही रूट होता है। उसका अंदाज लगा के उसके नीचे 5 फीट और छोड़ करके उसके नीचे आप करेंगे तो वो पेड़ भी बचा रहेगा। उसके नीचे लोग चैनल बना देते हैं, किलोमीटर्स में 20-20 किलोमीटर के चैनल बना देते हैं, और वो पेड़ भी बचा रहेगा और आपका जो है पर्यावरण भी नष्ट नहीं हुआ। इसको लेके भारत सरकार को आपने कोई सुझाव नहीं दिया इस प्रकार से? हाँ, नहीं, भारत सरकार माइंस को लेके मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गया था, वहां जाके मैंने बात की है तो उन अधिकारियों ने बोला कि सर आपकी बात को आप ही कहें, क्योंकि हम लोग कहेंगे तो बोलेंगे कि ये तो अवज्ञा हो रही, ये क्या करके नहीं आ गए।
लेकिन सरकार को इस पर करना चाहिए। ऐसा आप मानते हैं कि अन्य देशों में इस प्रकार से हो रहा है? बहुत सारे देशों में जहां पर आपको जरूरत पड़ती है वहां आप अंडरग्राउंड आप माइनिंग करिए, ऊपर का पोर्शन हटा दीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट है, स्विट्जरलैंड में भी आपने देखा? मैंने देखा वहां 20 किलोमीटर की सुरंग लंबी है और 20 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ लगे हुए हैं, लदे पहाड़ है, लेस ग्रीन है। पहाड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया गया और नीचे अंडरग्राउंड में आपने माइनिंग भी कर ली, बाद में उसका उपयोग भी कर लिया किसी तरह से, यदि आपको करना है तो। ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में, आप क्यों मानते हो ओपन कास्ट माइनिंग? देखिए, यहाँ तो नासमझी है और बहुत सारा ऐसा होता है कि जो लोग इसमें लगे हैं, जिनके स्टेक्स हैं, उनके मन में कहीं न कहीं मलिनता है और उनको इसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, वो पर्यावरण के प्रति कोई रुचि नहीं रखते, उनको अपने दोहन से मतलब है और दोहन करके उसको छोड़ के जाना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता। जैसे आपने अयोध्या का नाम लिया, अयोध्या बाईपास का, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताऊं, जहां पर पेड़ों की कटाई अभी हो रही है और हम लोग इसको मामले को ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, स्टे चला गया है अभी वहां पर, जहां पर हो रही उससे 3 किलोमीटर दूर पर अलग से रिंग रोड है, वहां पर पेड़ बहुत कम है। अरे ये पूरा ही हाईवे आपको चौड़ा ही करना, वहां चौड़ा कर दीजिए, शहर के अंदर इतना चौड़ा करके क्यों करेंगे? 10 लेन क्यों बनाएंगे? किसी भी शहर में, छोटे शहर में 10 लेन नहीं बन सकता। आसपास बड़े नेताओं के जमीनें खरीद लेते हैं, ब्यूरोक्रेट जमीन खरीद लेते हैं, उद्योगपति, ताकि उन जमीनों के भाव मिल जाए, इसलिए नए रोड बनते हैं। ऐसा हो रहा है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, लेकिन ये बताइए, मान लीजिए आपने जमीन ले ली, आपने बेच दी, अपने बच्चों को देंगे क्या? पेड़ जब नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है। 20 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm था, आज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 450 ppm हो गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अब पूरी दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड दुगनी होने वाली है। और आप पेड़ को खत्म कर देंगे तो आप अपने भोपाल इंदौर का AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स? यदि आप पूरे साल भर का AQI, हाँ मैंने तो नापा है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, सब देखा मैंने तो। जो भोपाल का AQI है वो पूरे साल का 115 से 125 के आसपास जनरल रहता है भोपाल का। हाँ। और इंदौर का AQI जो है 100 से 110 के आसपास रहता है। लेकिन इंदौर के AQI में भी भारी पोल है, जैसे अभी पानी की पोल खुली है ना, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे हवा की भी बड़ी पोल खुलेगी। मेरे को उसकी जानकारी है और समय रहते मैं उसका खुलासा करूंगा, क्योंकि ये मेरी जानकारी में पूरा है। मतलब आप मानते हो कि AQI जो 100-110 है वो नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है? हाँ, उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए कि भोपाल की तुलना में इंदौर में औद्योगिकीकरण ज्यादा है जी, और औद्योगिकीकरण ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, वाहनों का प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। हाँ, और आपको बताऊं, जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैंने आपको जिक्र किया, भोपाल की वनों की कटाई जो है वहां पर, यहाँ पर 133 एकड़ की जमीन 2 साल में यहाँ कम हुई है। मध्य प्रदेश की तो 1.5 लाख से अधिक एकड़ की जमीन कम हुई। इंदौर की भोपाल से 8 गुना ज्यादा पेड़ों के जंगल कटे हैं। जंगल कट गए, औद्योगिक ज्यादा हैं, प्राइवेट जो है बहुत ज्यादा बसें चलती हैं। आपको ध्यान हो, आगरा बॉम्बे रोड पर बसें चलती हैं, यहाँ पर तो इस तरह की बसें नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा है, उन सब का कुल मिला जुला के असर यह है कि वहां पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स ने हवा को मापने के उपकरण लगा दिए कि हम नापेंगे। आप अंदाज लगाइए, कोई प्राइवेट प्लेयर हवा नापने का जो उपकरण लगाएगा तो वो क्या दिखाएगा? मैंने देखा है कि 365 दिनों में कुछ स्थानों पर केवल 65 दिन हवा दिखाई गई है, 300 दिन हवा नहीं दिखाई गई। क्या ये, तो आप क्या मानते हैं इंदौर की क्या एक्चुअल हवा होगी? AQI 200 के आसपास होना चाहिए AQI जनरल। स्वास्थ्य के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार खुद कहती है कि 50 AQI के ऊपर जो चीज रहेगी वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान करेगी। और वो 50 तो आपको पहाड़ों में मिलती है। हाँ, वो तो हिमालय की तराई पर मिलेगी। यहाँ दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, भारत सरकार ने AQI को लेकर के जो खुद ने अपना फ्रेम किया है, दरअसल वो दुनिया का नहीं है। दुनिया में कहा है कि सालाना AQI 5 होना चाहिए, सिर्फ 5 AQI रहना चाहिए साल भर का। भारत ने 50 कर रखा, हमने 10 गुना बढ़ाया और हमारी स्थिति जो है कि हम 200, 300, 400 रह रहे हैं। इससे अंदाज लग सकता है कि हम किस हवा में जी रहे हैं। सरकार को समझ में नहीं आती बातें, मानव स्वास्थ्य, मानव जीवन के साथ मजाक हो रहा है। हाँ, और उसका परिणाम ये होगा कि हम आप तो समय काट लेंगे, आने वाली पीढ़ियों में जो सक्षम होंगे वो कोई नहीं रुकना चाहेगा। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास न रुके? ऐसा कैसे चाहते हैं? यही बच्चा वहां जाके ठीक रहेगा या तो देश छोड़ेगा। हाँ, वो देश छोड़ देगा, या उम्र कम हो जाएगी। उम्र तो कम सबकी हो रही हो, तो उम्र कम होना स्वाभाविक, क्योंकि जो हवा के प्रदूषक हैं, स्पेशली जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जहरीली हवा है,
वो हमारी लाइफ को लगातार कम करते जाते हैं और वो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगातार कम कर रहे हैं। उसके प्रति बचने के पीछे तो केवल वही कारण है कि प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। ये सब प्रदूषण पानी हवा से आप कितना मानते हैं डॉक्टर साहब की कितनी उम्र इंसान की जो सामान्यता है कि 70 साल स्वस्थ रहता है, उसके बाद ठीक है 70-80 साल, तो आप कितना मानते हो कितनी उम्र कम हो जाएगी यदि हो रही है? यदि आप भोपाल इंदौर की बात करें तो एक आम आदमी की लाइफ यदि उसके पास प्रदूषण नहीं होता 7 साल अधिक होती। हाँ, अपनी आयु 7 साल अधिक जिंदा रहता है यदि इंदौर भोपाल का रहने वाला प्रदूषण है तो। और नहीं, प्रदूषण होने के कारण वो 7 साल तो अभी गए और ये प्रदूषण बढ़ रहा है। हो सकता है 5 साल बाद आप पूछेंगे तो हो सकता है वो 10 साल लाइफ के कम हो जाए। इसमें दिक्कत ये है कि 40 साल के बाद कोई बच्चा अपने आप को कह नहीं सकता कि वो स्वस्थ है। और दिल्ली की क्या हालत है? दिल्ली में 10 से 12 साल कम हो गई है। 10-12? हाँ, 10 से 12 साल। जहाँ प्रदूषण ज्यादा है वहां पर, जैसे डॉक्टर सुभाष पांडे जी ने बताया अपने अनुभव और जो एनवायरनमेंट में आपने रिसर्च करी, और उसके हिसाब से इंदौर भोपाल के लोगों की 7 से 8 साल उम्र कम हो गई। अगर और किसी शहर में होते तो यह 7-8 साल उनका जीवन में ज्यादा होता, ऐसा आपका मानना है? जी हाँ। और दिल्ली के मामले में आप कहते हैं कि दिल्ली प्रदूषण वाला है तो वहां 10 से 12 साल उम्र कम हो गई है। तो ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक जानकारी है आपके लिए, एक अलर्ट है, एक सूचना है कि हम हमारे देश, हमारे शहर को किस प्रकार से खत्म कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। जब सरकारें सोती है, सरकार नेता सोते हैं, अधिकारी सोते हैं, तो उस देश की सिर्फ सिविल सोसाइटी होती है जो उसको जागरूक बनाती है। ठीक है, मैं सभी ने ब्यूरोक्रेट्स के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, नेताओं के नहीं, कई लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से और सोचते भी है, लेकिन हम सबको फिर वापस से एक बार मंथन करना पड़ेगा। एक और बात, आपने भोपाल का क्रूज बंद करा दिया जी कोर्ट के आदेश से, अब वहाँ शिकारा चालू हो गए। हम भी गए थे उस दिन, मुख्यमंत्री जी ने इनवाइट किया था शिकारे पे। तो शिकारे से कोई प्रदूषण आपको लगता है कि नहीं? अभी फिलहाल नहीं है। उसका उद्देश्य ये था कि जिस भी वाटर बॉडी को पीने के काम में लाया जाता है, चाहे हमारी पवित्र नदी नर्मदा हो या फिर जैसे बड़ा तालाब जैसे वाटर बॉडी जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता है, उसमें यदि मोटराइज्ड बोट चलेंगी, मोटर जनित कोई भी बोट चलेगी, जैसे क्रूज शिप चलती डीजल है, उससे तो उससे जो उससे निकलने वाला सीपेज और स्पिलेज जो है वो अंदर मिलेगा, और ये डीजल का जो सल्फर है वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कारक होता है। और इसको आधार बना के बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, मतलब अभी भोपाल वासी शिकारे का आनंद ले सकते हैं आपके साथ? जी हाँ। जब तक शिकारे में कोई मोटर जनित कोई कार्य न हो, और उस पर प्रतिबंध लगा रहना चाहिए कि लोग वहां जाएं तो बॉटल न फेंकें, थूकें नहीं पानी में, या पानी में जो है आप जाके कुछ खुरापात न करें। तब तक उन स्थितियों यदि वो प्रतिबंध बने रहते हैं और उसको कड़ाई से पालन होता है तो मुझे लगता है फिर तो वो पानी नहीं, फिर वो शिकारा चलाया जा सकता है। एक मेरा सुझाव है, इतने दर्शक हैं आपके सब देखने वाले, आपके मार्फत, चूंकि आप तो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, मेरा एक अनुरोध है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि कम से कम बोट क्लब जैसी जो बड़े तालाब की जगह है वहां अंदर पॉलीथीन को ना ले जाने दें। एक बार प्रपोजल भी आया लेकिन नहीं होता है। वहां पर आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर सिगरेट नहीं हो सकता अंदर, यहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं होंगे, और आप यहाँ पर अंदर जो है आप पॉलीथीन बैन कर दें, आप लिख दें पॉलीथीन फ्री जोन, तो कम से कम उन जगहों पर जो जगहें प्रतिबंधित हैं उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें, क्योंकि वो हमारे आपके जीवन से संबंधित है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस बात पे डॉक्टर सुभाष पांडे जी की बात की ने जो सलाह दी है कि भोपाल की झील कैसे सुरक्षित रहे, उसमें क्या प्रतिबंध होना चाहिए, मैं समझता हूँ सरकार इस पे विचार करेगी और सशर्त पालन भी कराएगी। जो हमारे पर्यटक जाते हैं, वो पर्यटकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा इस बात पे आप ध्यान रखें। इंदौर को क्लीननेस की रैंकिंग को लेकर 8 बार अवार्ड मिले। इस 8 बार अवार्ड मिले तो इसे मैंने ग्राउंड लेवल पर जाकर कई चीज़ें देखी, वहाँ पर कई कॉलोनियों में गया, मोहल्लों में गया, कई अखबारों ने भी उस बात को देखा। अवार्ड लेने के नाम पर हम कहीं ना कहीं हमारे इंदौर, जो इंदौर वासी, मैं भी इंदौर में रहा हूँ, इंदौर में पढ़ा हूँ,
तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ इंदौर को इस सामने भय तस्वीर बनी। तो आपके हिसाब से अवार्ड को लेके, स्वच्छता को लेके क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं अवार्ड के चक्कर में पैरामीटर्स को दबा दिया जाता, छुपा दिया जाता? आप क्या कहते हैं अवार्ड्स को लेके? मैं एज एक्सपर्ट, आप एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि आप पूरे भारतवर्ष में देखिए, साउथ में कुछ काम अच्छा हो रहा है, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, नॉर्थ की लोकल बॉडी, विशेष रूप से इंदौर और भोपाल की जो लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम हैं, उनका काम जो है वो हमेशा संदेह के घेरे में रहता है और वो काम बहुत ज़्यादा विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो भागीरथपुरा की घटना बिल्कुल नहीं होती। और जो काम अभी नहीं हुए हैं, जो खुलासे नहीं हुए हैं या जो विस्फोट नहीं हुए हैं, वो भी कोई बहुत दिन तक रुकने वाले नहीं, वो भी सब बातें आ जाएंगी। और स्वच्छता का जो सरकारी अवार्ड है ये तो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे तो किसी का फ़ायदा नहीं है। वो तो आपने ये तय कर लिया है कि किनको देना है जी, जहाँ पर देना है, कहाँ पर सरकार है। और ये जो सरकार देख करके अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये तो कोई बात नहीं है। क्या आप तो खूब घूमे हैं, आप देखिए साउथ में क्या शहर नहीं है सुंदर, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा। हमको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि साउथ के शहर हमारे नॉर्थ के शहरों को बजाय बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, उनमें सिविक सेंस है उन लोगों में। अभी नॉर्थ इंडिया में लोगों में उतना सिविक सेंस भी नहीं है कि बड़े तालाब के किनारे से जाएं और वो मूंगफली खा के तालाब के अंदर फेंक देते हैं या भुट्टा खा के फेंक देते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि बड़े तालाब में जो भुट्टा या मूंगफली फेंक रहे हैं वो गंगा को प्रदूषित करेगा, क्योंकि ये पानी कुल मिला के गंगा में जा रहा है घूम फिर के। इतना सरकार को चाहिए कि यह अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाए। तो आप ये जो अवार्ड्स है, क्या जनता से नहीं पूछे जाते हैं? जनता से राय नहीं ली जाती हर मोहल्ले, हर गली नहीं साहब, वो कैसे अवार्ड दिए जाते हैं? वो क्या है, सैम्पलिंग होती है जनता के बीच में। हाँ। सैम्पलिंग में ये देखा जाता है कि किससे पूछ रहे हैं और किससे नहीं। मैं तो आगे बढ़ के कहा कि उसमें भी सिलेक्शन होता है। हाँ जी हाँ, मैंने कहा कि चूंकि जैसे पूरे भोपाल की जो डंपिंग साइट, पूरे जब से मध्य प्रदेश बना तब से पूरे भोपाल का कचरा जहाँ फेंका जाता है, भेजा जाता था, वो भानपुर खंती नाम था उसका। अब वो जो खंती है वो 30 फीट नीचे थी, कचरा डलते डलते 56 से कचरा डलते डलते पूरे शहर का वो 40 फीट ऊपर हो गई। और वो 37 एकड़ का बहुत बड़ा कचरा का राउंड हो गया। आसपास के 10-12 पूरे जो गांव थे वो खराब हो गए। क्योंकि मुझे अनुभव था, मैंने 4 साल लड़ाई लड़ी। क्यों खराब हो गए? जो कचरा है वो कचरा अनसेग्रीगेटेड था, उसमें सब कुछ था। उसमें मरीजों के कटे हुए अंग भी थे, तमाम बीमारियां थी, मरे हुए जानवर, 50 से अधिक जानवर प्रतिदिन मरते हैं, वो भी उसी में थे, जानवर भी उसी में थे, और मल था, मूत्र था, मेडिकल नॉन मेडिकल सब चीजें थी। और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा था। तो आसपास के गांव में बोरिंग में रिस्क चला गया सब जगह। मैंने जब बाद में उसको कोर्ट में ले गया और मैंने टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया, और कोर्ट ने मेरे अनुरोध पर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में पानी का टेस्ट किया। तो 5 किलोमीटर दूर भी पानी में 2400 गुना मलमूत्र के बैक्टीरिया पाए गए और लेड पाया गया, जिससे कैंसर होता है। अरे बाप। हाँ, ये मैं तो आपको, वहाँ के लोग पानी पी रहे हैं और सब अनअवेयर, उनके पास तो कोई साधन नहीं था। वो पानी, उसी सब्जियां हो रही, वो सब्जियां हम आप खा भी रहे हैं भोपाल में। हाँ, वो क्या मजाक कर रहे हो आप? जी हाँ, और ये तो पूरे कोर्ट में बात हुई कि जब सब्जियां हमारे यहाँ, कोई भोपाल के आसपास 50 किलोमीटर कोई नदी तो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर तो यही है जो बड़े बड़े नाले हैं, और इन्हीं से बात होती है। नदी के नाम पर बेतवा है, जो नाले से भी बदतर स्थिति में है। कलियासोत है, उसकी अंतिम सांसें गिन रही है। इन्हीं का जो पानी इधर उधर इकट्ठा रहता है, और इनका पानी कौन सा है? मलमूत्र का जो पानी है। हाँ। और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसी में है, इंडस्ट्री का वेस्ट भी है। हाँ। उन्हीं से सब सिंचाई होती है, उन्हीं से डेयरी चल रही है। कहाँ सब्जियां हो रही है आपके हिसाब से आसपास, जहाँ से आ रही भोपाल में? मंडीदीप के पास में बेतवा और कलियासोत नदियों का जो गंदा पानी है, उससे खूब सारा हमारे यहाँ फल फूल आ रहे हैं। आदमपुर छावनी जो नया डंपिंग साइट बनी है, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आते हैं, फल और सब्जियां आती हैं। अभी मैंने कल टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने इंटरव्यू दिया, उनको बताया कि डॉक्टर साहब आप भोपाल इंदौर वालों का सब्जी फल फ्रूट बंद करवाओगे आप? नहीं, मैं तो यथार्थ के लिए, मेरे और कोई उद्देश्य भी नहीं है जी, कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि लेकिन मेरे प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें साहब। ये नहीं, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ। आपने एक सजगता के साथ जागरूकता का अभियान है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं जी उमंग जी की, वो माँ बहुत अच्छी नहीं होती जो माँ अपने बेटे को, जैसे वो लड़का जा रहा है उसको बोलते कि वाह बेटा स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वो बहुत अच्छी नहीं कहेगी।
वो माँ ज्यादा अच्छी होती है जो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन अपने आंचल से बोलता है माँ जा रहा हूँ, बोले रुक रुक तेरा यहाँ दाग लगा है, वो दाग पोंछ देती है और बोलती जा यहाँ से। उसको बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहती, लेकिन वो उसके कचरे को साफ कर देती है। तो समाज को हम लोगों को इसी रूप में लेना चाहिए कि हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उस गंदगी को साफ करके आपके सामने बताना चाहते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर को हम बेहतर कर सकें। तो नॉर्मली पानी का पीएच डॉक्टर साहब क्या होता है कि जो पीने योग्य होता है? वैसे तो शुद्ध पानी जो है 7 पीएच का होता है जी, है ना? ठीक है। पीएच मतलब होता है पानी में अम्लीयता, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या अम्लीयता। जी। 7 स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि 6.5 से 8.5 तक का जो पीएच है जी, वो रेंज पीने के पानी के अंदर बीच में रहेगी जी, इसी तरह से टीडीएस के लिए कहा है। जी, टीडीएस जो है 500 तक टीडीएस रहेगा तो वो पानी पिया जा सकता है, लेकिन 500 से अधिक टीडीएस हो जाएगा तो वो पानी पीएच नहीं रहेगा। जी, यदि पीने का पानी है तो उसमें कोलीफार्म, जिसको आपने पहले चर्चा की थी, आपने भी वहां जाके काफी बड़ा इन्वेस्टिगेशन भी किया है। जी, जो कोलीफार्म है वो टोटल और फीकल कोलीफार्म का मान 0 होना चाहिए। पीने के पानी में हर 100 मिलीलीटर में एक भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, तब जाके वो पानी पीने योग्य होगा। जी। तो ये तो गवर्नमेंट के नाम्स हैं, उसको बोलते हैं BIS 2012, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस नॉर्म के हिसाब से तो पानी कहीं मिला ही नहीं। नहीं तो अब देखिए ना, पानी की स्थिति तो बहुत इतनी ज्यादा खराब है कि जो पानी आप निकाल रहे हैं, आप नर्मदा का पानी नर्मदा में ले लेंगे तो आपको लग जाएगा 1600-1700। तो उसमें अच्छा, जो सेंट्रल पॉल्यूशन के हिसाब से अगर 6.5 से 8.5, तो अगर 8.5 से ऊपर अगर पीएच हो तो वो क्या पानी पीने योग्य है? वो क्षारी हो गया? नहीं, वो भी नहीं है। और 6.5 से यदि नीचे आ जाएगा हाँ, तब भी वो पानी नहीं इससे है। क्या बीमारियां होती? शरीर के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, बहुत सारी स्किन डिसीज बढ़ जाती हैं जी, मतलब बहुत सारे चमड़ी के रोग पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिकल जो डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियां पैदा हो जाती हैं, पेट जन्य तमाम तरह की बीमारियों का जो कारण जो शुरुआत होती है उल्टी दस्त से। जी हाँ, और वो शुरुआत हो जाएगी और तमाम तरह की बीमारियां आपके अंदर किडनी जगह पे भी करेंगी। इफेक्ट पड़ता? जी हाँ, वो तो फिर बॉडी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि पेट के अंदर कोई खराब हुआ। पेट वो जड़ है जिससे सारे अंग धीरे धीरे आपको अफेक्टेड होते हैं। पानी में भी सफाई होना चाहिए, आंखों से सफाई नहीं दिखना चाहिए। जी हाँ, तो कभी ना पानी में जनता को सफाई दिखती नहीं है। मेरा तो आपसे विनती है, जैसे आप अभी भागीरथपुर आ गए, पास में 12 किलोमीटर दूर है। जब मैंने इस 4 साल लड़ाई के बाद यहाँ की डंपिंग साइट बंद करवा दी, नई डंपिंग साइट चालू करा दी, और वो है आदमपुर में, बहुत दूर नहीं है, 12 किलोमीटर है। वहाँ पर 7-8 गाँव के लोग, या तो वो ट्राइब्स हैं या फिर बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास पूरे कपड़े नहीं हैं, और उनका पूरा 7 गाँव का पूरा भूजल खराब हो गया है, जहर हो गया है। उसमें 100 गुना से ज्यादा आयरन मिला है। मैं बताना चाहता हूं, आयरन माने कैंसर पैदा करने का हैवी मेटल। 100 गुना, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, 30 मिलीग्राम मिला है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही। 100 गुना ज्यादा प्रदूषण मिला है। वो पानी पीने के नहीं, वो सब्जी के लायक भी नहीं बचा है, और वो सारी सब्जियां सब यहीं आ रही हैं। उनको पीने के पानी तो मान लीजिए शासन जो है वो नगर निगम अपनी तरफ से टैंकर से दे रहा है, और लोग दूसरे गांव से पानी लाते हैं रोज। लेकिन बाकी सबका क्या होगा, नहाने धोने का क्या होगा, सब्जियां जो आ रही हैं उसका क्या होगा। एक दिन जरूर आप जाए, एक बार जाके देखिए। यदि आपकी जरूरत पड़ती तो मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन वो खुलासा आपके मार्फत उठेगा, क्योंकि आप जो है संवैधानिक पद पे, आपके मार्फत से यदि उठेगा ना तो वो विधानसभा में भी जाएगा, वो देश के बारे में, और उसको कम से कम उन गरीबों को 2 जून की रोटी और पानी तो मुहैया हो सके। आज पूरा पानी वहां खत्म हो गया। मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट चला गया केस। मैं यहाँ से अभी नगर निगम के ऊपर मैंने 1 करोड़ 80 लाख की पेनाल्टी करवाई उन्हीं के लिए। कितने गांव हैं? 7 गांव आसपास है। चलिए इस पे मैं एक प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं जी। मैं समझता हूँ कि आपने हर बात पे अपनी बात के रखी, चाहे भोपाल को लेके, चाहे इंदौर को लेके, और इस समाज इस बात को समझेगा आपकी बात को। और सुभाष जी, मैं आप जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं इस सामाजिक क्षेत्र के अंदर लोगों की, पर्यावरण के लिए, तो मैं जनपक्ष की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तरीके जैसे लोग को प्रणाम करता हूँ मैं कि आप लोग एक ईश्वर के रूप में है जो लोगों को बचा रहे हैं, तो मैं आपकी भावना सम्मान करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जनपक्ष में फिर हम दोबारा मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, लेकिन इस
मुद्दे पे जो बातें हुई, आपने देखा कि जिस प्रकार से सुभाष पांडे जी ने गंभीरता के साथ, जवाबदारी के साथ और कई लड़ाइयों के बाद, कई संघर्ष के बाद, चाहे इनको इसमें इनकी नौकरी, पत्नी की नौकरी इनको खोना पड़ी, बच्चों की समय पे फीस नहीं भर पाए, बच्चों ने संबल दिया, बच्चों ने कहा कि हम होटल में काम कर लेंगे पापा, लेकिन आप आपका शौक, आपका जो जुनून है पूरा कीजिए। कईयों ने इन्हें पागल कहा, लेकिन ये पागलपन नहीं है। ये पागलपन किसके लिए? हमारे लिए, इस समाज के लिए, इस शहर के लिए, इस हरियाली के लिए, इस हवा के लिए। इसको पागलपन नहीं कह सकते हम लोग। ये इनका एक हमारे लिए एक त्याग है। इस त्याग को, डॉक्टर सुभाष पांडे जी के त्याग को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं आप सबसे कहूंगा कि इस जनपक्ष के इस एपिसोड को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी बातें हमारे तक पहुंचे और हम आपकी बात को लेके, आपके शहर को लेके, पर्यावरण को लेके जो इस एपिसोड मैंने विशेष रूप से आज बनाया है, निश्चित तौर से हम सब मिलके इस मध्य प्रदेश को एक हरा भरा मध्य प्रदेश बनाएं, स्वच्छ मध्य प्रदेश, स्वच्छ हवा के साथ बनाएं। यही मेरा उद्देश्य था। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद। जनपक्ष में फिर मैं आपके साथ अगली बार मिलूंगा। थैंक यू।